जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपनी अपडेट की शुरुआत करेंगे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से आई एक बड़ी रिपोर्ट से। डीआरडीओ एक बार फिर से एलसीए नेवी को लेकर नए एफर्ट के साथ भारतीय नौसेना के सामने पहुंची है, जहां पर डीआरडीओ के द्वारा जो एलसीए नेवी है एक बार फिर से भारतीय नौसेना को ऑफर किए गए हैं। आपको याद दिला दें कि सितंबर 2024 में एक रिपोर्ट सामने आई थी, जहां पर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के चीफ ने 8 से 10 की संख्या में जो एलसीए नेवी एयरक्राफ्ट है ये भारतीय नौसेना को जो है ऑफर किए थे। और माना जा रहा है कि भारतीय नौसेना की तरफ से जो पॉजिटिव संकेत है वो हमें देखने को मिले हैं। दरअसल आपको बता दें कि भारतीय नौसेना को इस समय इस प्रकार के फाइटर्स की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास इस समय दो एक्टिव एयरक्राफ्ट कैरियर है, आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत। और इनमें हमें कम से कम ऑन एवरेज 20 एयरक्राफ्ट चाहिए इनके डेक में, इनको फुल पोटेंशियल में ऑपरेट करने के लिए। और हमारे पास उतने नंबर्स में अभी एयरक्राफ्ट अवेलेबल नहीं है। मिग 29K है, लेकिन इनका जो अवेलेबिलिटी रेट है वो उतना अच्छा नहीं है। और अगर ये रिक्वायरमेंट पूरी करनी है तो जो शोर बेस स्क्वाड्रन है वहाँ से भी मिग 29K को हमें एयरक्राफ्ट कैरियर पर मूव करने पड़ेंगे, जिसके बाद जो शोर बेस स्क्वाड्रन है वहाँ पर जो रिक्त स्थान है वो बन जाएगा। और उसी रिक्त स्थान को पूरा करने के लिए जो एलसीए नेवी है ये ऑफर किए जा रहे हैं। खैर, भारतीय नौसेना इनको लेकर तो इंटरेस्टेड है, लेकिन इसके अलावा एक और टेक्नोलॉजी है इनके साथ जुड़ी जिसको लेकर भारतीय नौसेना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, और वो है एलसीए नेवी में मैन एंड मैन टीमिंग का इंटीग्रेट किया जाना। जी हाँ, मैन एंड मैन टीमिंग टेक्नोलॉजी एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है जो कि इस समय तैयार की जा रही है, और माना जा रहा है कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी बहुत जल्दी इसको वैलिडेट कर लेगी। और ये जो फंक्शनलिटीज़ हैं ये हमें एलसीए नेवी प्रोटोटाइप में देखने को मिलेंगी। और माना जा रहा है कि इसका डेमोन्स्ट्रेशन हमें 2025 से 26 के बीच में देखने को मिलेगा, जहां पर डीआरडीओ की तरफ से इसकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं ये सही मायने में सामने रखी जाएंगी। अब ये टेक्नोलॉजी हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए भी बन जाती है क्योंकि जैसे इसको वैलिडेट किया जाएगा तो ये हमारे ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर और एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट फाइटर्स में भी देखने को मिलने वाली है। और इसीलिए भारतीय नौसेना इस टेक्नोलॉजी को लेकर के बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। खैर, आपको बता दें कि ऑलरेडी इस समय एलसीए नेवी के 2 से 3 प्रोटोटाइप ऑलरेडी बन के तैयार है, जिसमें NP1, NP2 और NP5 शामिल है। NP5 एक पूरी तरीके से डेडिकेटेड नेवल वेरिएंट है जो कि डीआरडीओ के द्वारा भारतीय नौसेना की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसमें बहुत सारे मेजर मॉडिफिकेशन हमें देखने को मिलते हैं जो कि कैरियर बेस्ड लैंडिंग के लिए और टेक ऑफ के लिए ज़रूरी हो जाते हैं। और साथ ही साथ ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर प्रोग्राम के लिए ये एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर की भूमिका भी निभाएगा, जहां पर बहुत सारे जो क्रिटिकल डेटा है वो प्राप्त किए जाएंगे, जिनका इस्तेमाल ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर प्रोग्राम में होता हमें दिखाई पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि भारतीय नौसेना का ये ऑफर भारतीय जो है एलसीए नेवी को लेकर दिया गया, जो डीआरडीओ ने दिया है, ये उन्हें कंसीडर करना चाहिए, ताकि जो ये एयरक्राफ्ट है इससे वो अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें। हाँ, ये बात सच है कि फुल पोटेंशियल में इन्हें हम एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट नहीं कर सकते, लेकिन शोर बेस स्क्वाड्रन से इन्हें हम फुल वेपन पेलोड के साथ ऑपरेट कर सकते हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट F-35 लाइटनिंग 2 को लेकर आ रही है। F-35 को लेकर जब से ये एरो इंडिया में आए हैं, एक के बाद एक जो डिस्कशन है वो शुरू हुए हैं कि भारत को घटते स्क्वाड्रन की क्षमता को देखते हुए, चीन की विस्तारवादी नीति को देखते हुए, या पाकिस्तान को संभावित 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की खबरों से संबंधित जो रिपोर्ट्स हैं उनके आने के बाद ये कहा गया कि तत्काल तौर पर 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की तरफ जाना चाहिए। और दो नाम काफ़ी प्रमुख रहे, एक था F-35 लाइटनिंग 2 और दूसरा था Su-57 फैलन। लेकिन हाल ही में मेजर गौरव आर्या सर के साथ पॉडकास्ट में पूर्व भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल अनिल खोसला सर ने F-35 से जुड़ी समस्याओं के बारे में अवगत करवाया, और उन्होंने कहा भारत को क्यों F-35 नहीं लेना चाहिए। अगर हम अनिल खोसला सर की बात माने तो उन्होंने ये कहा कि सबसे बड़ा कंसर्न F-35 के साथ होगा कि सप्लाई चेन की जो डिपेंडेंसीज हैं इनका सामना हमें करना पड़ेगा, क्योंकि F-35 के जो कंपोनेंट्स हैं ये अलग अलग देशों से सोर्स किए जाते हैं, और ऐसे में इन एयरक्राफ्ट्स को भारत में मेंटेन करना और मैनेज करना हमारे लिए इतना आसान नहीं होने वाला। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जिस प्रकार के इस समय ऑर्डर बुक है F-35 की, भारत को पहला F-35 अगर अप्रूव कर भी दिया जाता है और कॉन्ट्रैक्ट को हम साइन भी कर लेते हैं तो 5 वर्ष के पहले नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इस समय एलाइड कंट्रीज और जो नेटो मेंबर्स हैं इनसे अमेरिका को बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स मिले हैं और वो उसको पूरा ही नहीं कर पा रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जो सप्लाई चेन है ये हैविली इंटरकनेक्टेड है अलग अलग नेशंस में, यानी कि किसी भी डिसरप्शन और डिले का मतलब होता है कि ओवरऑल जो प्रोडक्शन प्रोसेस है F-35 का ये बुरी तरीके से प्रभावित होगा, और ये भारतीय वायुसेना के पक्ष में तो बिल्कुल भी जाता नजर नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी जो डिपेंडेंसीज हैं वो काफ़ी बढ़ेंगी, और सबसे खास बात तो ये है कि हमें इंडियन मेड कंडीशन में, या इंडिया की जो कंडीशन है सॉरी, वहाँ पर ऑपरेट करने के लिए इनमें विशेष मॉडिफिकेशंस करवाने पड़ेंगे, क्योंकि भारत का एक प्राइमरी टारगेट रहता है इंडियन मेड वेपन सिस्टम को इंटीग्रेट करना और इंडियन सिस्टम को इंटीग्रेट करना। तो सवाल ये उठता है कि क्या अमेरिका इसके लिए अलाउ करेगा,
दूसरी बात कि क्या अमेरिका जो इसमें मॉडिफिकेशंस है वो करने देगा, क्योंकि बिना मॉडिफिकेशन और इंडिजिनस सिस्टम के हम अपनी जो मिसाइल्स हैं उनको ईजिली इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो ये सारे चैलेंजेस जो है इनका सामना भारतीय वायुसेना को करना पड़ेगा, और भारतीय वायुसेना क्या ये रिस्क लेने के लिए तैयार है? अगर ये एयरक्राफ्ट ऑफर होते हैं, ये आप खुद बताइए। लेकिन आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि जो F-35 के कंपोनेंट्स हैं, इनमें भी डिले की खबरें सामने आई हैं। फॉर एग्जांपल, इनमें जो प्रैट एंड विटनी के इंजन इस्तेमाल किए जाते हैं, उनकी डिलीवरी भी प्रभावित हुई है सप्लाई चेन इश्यूज के चलते, जिससे लॉकहीड मार्टिन भी खुद काफ़ी ज़्यादा परेशान है। और एक बड़ा हर्डल जिसके बारे में उन्होंने ये बात करी है, उन्होंने कहा कि इस समय यूनाइटेड किंगडम, जापान, ऑस्ट्रेलिया और दूसरे देशों से इनको ऑर्डर मिले हैं, और जब तक ये ऑर्डर पूरे नहीं हो जाते, भारत को F-35 की डिलीवरी ये नहीं शुरू करेंगे। और इसीलिए बहुत मुश्किल है कि भारतीय वायुसेना को तत्काल तौर पर इस प्रकार की कोई भी एयरक्राफ्ट मिलेंगे। इसलिए ये हमारे लिए सिर्फ दिवा स्वप्न है कि F-35 से हम अपनी तुरंत के रिक्वायरमेंट को पूरा कर लेंगे। उन्होंने कहा कि सबसे खास चीज़ तो ये है कि हमारे पास जो लॉजिस्टिकल चैलेंजेस है ये हमेशा बने रहेंगे, और अमेरिका से अगर हालात ख़राब होते हैं तो इसका प्रभाव भी हमें इस प्रोग्राम में देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा ये F-35 से अच्छा है कि हम किसी दूसरे प्लेटफॉर्म की तरफ गौर करें जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास हो, जिनको हम मेंटेन कर सकते हैं, और ऐसे में राफेल का नाम सबसे ऊपर आता है। लेकिन आपको बता दें कि राफेल भी वो एयरक्राफ्ट है जो तत्काल तौर पर भारतीय वायुसेना के लिए अवेलेबल अब नहीं होंगे, क्योंकि 2016 में जब डील को फाइनलाइज किया गया था तो उस समय 3 वर्ष का समय लगा था पहला राफेल डिलीवर करने में, और उस समय तो फ्रांस के पास जो राफेल के ऑर्डर्स हैं वो भी ज़्यादा नहीं थे। लेकिन आज पूरी तरीके से सिनेरियो अलग है। जो राफेल की भी ऑर्डर बुक है वो 200 को पार कर चुकी है, और हालात कितने गंभीर है इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि डसॉल्ट एविएशन अभी भी 24 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर के प्रोडक्शन रेट को प्राप्त नहीं कर सका है। और कुछ र्यूमर्स तो अब ये भी कहते हैं कि यूनाइटेड अरब अमीरात अपने नंबर्स में कटौती कर सकता है, क्योंकि उनको नहीं लगता कि जो फ्रांस है वो सही समय पर राफेल उनको डिलीवर कर पाएगा। तो एक अनुमान के हिसाब से अगर हम 2025 में भी डील को फाइनलाइज कर लेते हैं एमआरएफए की, तो पहला एयरक्राफ्ट हमें 2029 के पहले यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर चीज़ें स्पष्ट है कि F-35 या राफेल कोई भी हमारे लिए तत्काल समाधान नहीं होने वाला, इसमें हमें इंतजार करना पड़ेगा। हमारी अगली बड़ी अपडेट ब्राजील को लेकर आ रही है। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि ब्राजील इस समय एडवांस फाइटर्स की तलाश में है, और इसको लेकर उन्होंने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को लेकर कमेंट भी किया था। और अब रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि ब्राजील इस समय अपने तकरीबन 40 की संख्या में जो F-5 फाइटर्स हैं और 20 की संख्या में जो AMX एयरक्राफ्ट है, इनको रिप्लेस करने के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्तेजित है। और इसके लिए ब्राजील भारत के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की तरफ देख रहा है, क्योंकि उनके हिसाब से तेजस एक लौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो उनकी सारी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है, और जो पुरानी फ्लीट है उनको रिप्लेस करने में मदद भी कर सकता है। अब यहाँ पर भारत के लिए एक पोटेंशियल विन विन सिनेरियो है, क्योंकि ब्राजील और इंडिया अगर जो C-390 मिलेनियम है इनकी डील को फाइनलाइज करते हैं, तो ब्राजील के लिए जो तेजस को खरीदने का रास्ता है वो और भी आसान हो जाएगा। और ब्राजील का कहना है कि अगर आप C-390 मिलेनियम की डील को फाइनल करते हैं तो इसमें ब्राजील के लिए भी आसान होगा तेजस की डील को फाइनलाइज करना। यानी कुल मिलाकर के यहाँ पर जो डील है ये C-390 मिलेनियम के इर्द गिर्द घूम रही है। रिपोर्ट्स के हिसाब से अगर ब्राजील को तेजस मार्क 1A मिल जाते हैं तो ब्राजील की सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएंगी, और वो साब जैस 39 ग्रिपेन जो है इसके तुलना में एक ज़्यादा एडवांस और कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन प्राप्त कर लेंगे। और इसको लेकर ब्राजील और भारत के बीच में जो बातचीत है वो ऑलरेडी चल रही है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता है अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।